A very good morning students, welcome to another class. Reproduction in organisms के अंडर हमने अभी तक asexual reproduction complete कर लिया है, चाहे वो fission हो, budding हो, sporulation हो या vegetative propagation in higher plants. Now today we are going to start up with sexual reproduction. Now स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनमें डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, सभी में, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स. बट कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हमने एल्गी में देखा था ज़ूस्पोर्स बन रहे थे, या फंजाई में हमने देखा था कोनिडिया बन रहा था, जो एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म हो रहे थे. बट जब ये सब फेवरेबल कंडीशन में होता है एसेक्सुअल, लेकिन जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो स्विच कर जाते हैं एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ. ऐसा क्यों होता है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, क्या रीजन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वो बाय पेरेंटल होगा, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, भले ही वो सेम, मतलब जैसे हो सकता है कोई बायसेक्सुअल एनिमल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन भी है, तो है वो बायसेक्सुअल. उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, या अगर हम टीनिया की बात करें जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब मैंने आपको जूलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ाया था. तो भले ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है टीनिया में, बट एक मेल एक फीमेल यानी दो तो इन्वॉल्व हो गए ना, दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, गैमीट्स फॉर्म होंगे, उनका फ्यूजन होगा, ये सब कुछ तो हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल में हमने देखा था एक ही पेरेंट है, उससे डायरेक्ट न्यू वन बन रहा है. सो फर्स्ट इज, अब हम शॉर्ट में लिखते हैं, इट इज बाय पेरेंटल. दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स. भले ही एक ही पेरेंट के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, बट इसको भी हम दो ही मानेंगे. नाउ यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल 100% होता है, और गैमीट फॉर्मेशन के बाद उनमें फ्यूजन भी जरूर होता है. हमने एसेक्सुअल में पढ़ा था गैमीट फॉर्मेशन तो हो सकता है, बट गैमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल में कभी नहीं होता, और यहां होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ ये सब क्वेश्चंस हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल था, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत इलैबोरेटिव है, और मतलब बहुत सारी स्टेजेस होती है, आपको पता ही है, माइटोसिस, मियोसिस, बहुत सब कुछ होता है. तो नेचुरली एनर्जी भी इसमें बहुत ज्यादा यूज होगी, एटीपी ज्यादा यूज होगी, सो दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग. और जब कोई भी चीज इतनी लंबी होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो नेचुरली वो स्लोअर होती है, उसमें टाइम लगता है. तो यहां पे न्यू वन का बनना जो है वो स्लो होगा. सो दिस इज अ स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जबकि एसेक्सुअल बहुत फास्ट होता है, 20 मिनट्स में बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके दो नए बैक्टीरिया बना देता है, जबकि हमारे में बहुत टाइम लगता है न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म होने में. नाउ इसके अलावा एसेक्सुअल में बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्रोजेनी बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने सारे नहीं बनते. जैसे एक इंसान से एक दो ट्विन्स, ज्यादा से ज्यादा आईवीएफ किया है तो ट्रिपलेट्स. सो यहां पे लेसर नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्म्ड या ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड. ये कुछ बेसिक बातें हैं. नाउ क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन होना है, उसके पहले गैमीट फॉर्मेशन होना है, मियोसिस होना है, मियोसिस मतलब क्रॉसिंग ओवर होनी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना है, वेरिएशंस होने हैं, तो इवोल्यूशन में इसी का रोल होता है. सो मियोसिस, और मियोसिस है तो क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशंस अकर, और इसीलिए इट हैज रोल इन इवोल्यूशन. राइट. अब हमने ये बात की थी कि हायर प्लांट्स एनिमल्स में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, तो समझ भी सकते हैं कि हायर है तो सेक्सुअल है. लेकिन जो लोअर प्लांट्स है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई सम लोअर ऑर्गेनिजम्स शिफ्ट from asexual to sexual reproduction on arrival of
अनफेवरेबल कंडीशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है वेरियस मेडिकल एंट्रेंसेस में। इसके दो कारण है, एक कारण तो आपको अभी समझ आ जाएगा, एक कारण थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी बहुत अच्छे से पानी, खाना, सब कुछ, क्लाइमेट सब इनके फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं, देन दे जनरली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने बात की थी स्पोर फॉर्मेशन से या किसी भी तरह से एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस आने के पहले वो शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। क्यों, इसको समझिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, ये पेरेंट है दोनों, इन्होंने गैमीट्स बनाए, तो ये मेल गैमीट बना, ये फीमेल गैमीट बना, यानी स्पर्म और एग बना, और इनका हुआ फ्यूजन जिससे बनेगा जाइगोट। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ये एक बेसिक है जो आपको ऑलरेडी आता है 11th के बेसिस पे, हालांकि हम इसकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। और फिर इस जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, ये सब हम जानते हैं, और यानी न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, प्रोजेनी बन जाएगा। अब ये जो न्यू इंडिविजुअल है, इसके पास यहां से भी क्रोमोसोम आए, मेल पेरेंट से और फीमेल से भी आए हैं। यानी अगर सपोज ये स्ट्रेस कंडीशंस नहीं झेल सकता, बट इसके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जो स्ट्रेस कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो इस न्यू इंडिविजुअल में आ गए। सो न्यू इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम्स हैं, दोनों पेरेंट का जीनोम है, सो इट हैज बेटर टॉलरेंस टुवर्ड्स स्ट्रेस कंडीशन। नंबर 2, मियोसिस हुआ होगा जब गैमीट्स बने हैं, तो डेफिनेटली क्रॉसिंग ओवर के कारण पेरेंट में जो जीनोम था वो न्यू इंडिविजुअल में डिफरेंट होगा। तो कुल मिला के जो वेरिएशंस आ रहे हैं न्यू इंडिविजुअल में, चाहे इस कारण से क्योंकि मियोसिस से क्रॉसिंग ओवर से चेंजेस आए हैं, या उसमें दो पेरेंट्स के अलग अलग दोनों से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, कुल मिलाकर ये जो वेरिएशंस हैं ये हेल्प करेंगे इसे टॉलरेट करने को, अनफेवरेबल कंडीशंस को, लैक ऑफ फूड, ड्राई वेदर एक्सेट्रा। और इसलिए बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशंस आने के पहले एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। सो वेरिएशंस हेल्प progeny to tolerate stress better। और वेरिएशंस कहां से आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, दो पेरेंट से एक तो जीन्स आ रहे हैं और दूसरा क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेंस स्विच टू sexual reproduction whenever there is unfavorable conditions. All right, so ये एक basic concept है। Now let us discuss students कि sexual reproduction की stages क्या क्या होती हैं, आइए समझते हैं। So now let's talk about the stages। लाइफ साइकिल की स्टेजेस की बात करते हैं पहले अपन। स्टेजेस इन लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, मैंने आपको जूलॉजी में भी बताया था, इसमें भी फर्स्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले एक जुवेनाइल फेज आता है, ये ग्रोथ का फेज है। इसमें जो भी प्लांट है, एनिमल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सो जुवेनाइल फेज जो है इसे ही प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। वेजिटेटिव फेज, ये क्वेश्चन पूछते हैं, वेजिटेटिव फेज इज व्हाट? इट इज द जुवेनाइल फेज इन प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ग्रोथ होगी और एक सर्टेन मैच्योरिटी आएगी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सो ग्रोथ एंड सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी अटेन्ड, सर्टेन लेवल, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसके बाद जब वो मैच्योर हो गया, जैसे ह्यूमन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के पहले तक जुवेनाइल फेज में हैं हम, और जैसे ही फिर हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, एफएसएच एलएच इंक्रीज होते हैं, सडनली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब से फिर वो गर्ल या अगर बॉय में प्यूबर्टी आई है तो देन ही और शी कैन रिप्रोड्यूस, तो वो हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। सो द सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज।
जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरिटी होगी, उनकी ग्रोथ होगी। सो यहां पर मैच्योरिटी मतलब डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी यहां पर रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में 13-14 साल जब से प्यूबर्टी आती है तब से मेल्स तो थ्रू आउट लाइफ जब तक स्पर्म्स बनते हैं, और फीमेल्स में मीनोपॉज तक। नाउ रिप्रोडक्शन फेज के बाद में अब धीरे धीरे जब हम एज होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, उसे कहते हैं सेनेसेंट फेज। दिस इज द एजिंग फेज। इसमें धीरे धीरे जितने भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और फाइनली डेथ हो जाती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरिएशन ऑफ बॉडी, स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक से डाइजेशन नहीं होता, ठीक से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं तो याददाश्त थोड़ी थोड़ी जाने लगी है, फाइनली लीड्स टू डेथ। तो बर्थ से शुरू हुआ जुवेनाइल फेज, फिर आया रिप्रोडक्टिव फेज और फिर सेनेसेंस एंड फाइनली डेथ। नाउ अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो उनमें ये फेजेस की शिफ्टिंग बड़ी क्लियर कट दिखती है। कैसे? जैसे ही किसी पेड़ पे आपको फूल दिख जाए, फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाइए वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, उसका जुवेनाइल फेज खत्म हो गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन हायर प्लांट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन, इवन ह्यूमंस में भी जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। डिस्टिंक्शन बिटवीन जुवेनाइल एंड रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि जो लोअर प्लांट्स है उनमें ऐसा नहीं होता है, एंड रिप्रोडक्टिव फेज इज क्लियर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों क्लियर है? फ्लावर अपीयरेंस मार्क्स द रिप्रोडक्टिव फेज, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, और आप ये भी कह सकते हो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, राइट? क्योंकि फ्लावर क्या है? हायर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उनमें ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर होता है। जैसे ही फूल आया यानी ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है, जुवेनाइल फेज एंड हो गया है। नाउ क्या फ्लावरिंग पैटर्न है, क्या फ्रूटिंग पैटर्न है? क्योंकि फ्लावर से ही फिर वो सीड बनेगा और फिर वो फ्रूट बनेगा, सब कुछ होगा। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न हम हायर प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स, कुछ जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फूल और फल देंगे और फिर बूढ़े होके मर जाएंगे, और कुछ जो बार बार, जिन पे फूल आते हैं, फल आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर कुछ साल बाद या कुछ समय बाद फूल आएंगे, फल आएंगे, ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार, बहुत बार अपनी लाइफ में फूल और फल देते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं, और तब जाकर फिर वो बूढ़े होते हैं और मरते हैं। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स, प्लीज नोट दिस, देन वील टॉक अबाउट देम। Now students, before moving on to polycarpic and monocarpic plants, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं बॉडी में, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कि क्यों जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहे हैं, क्यों एक बच्चा हमेशा जुवेनाइल फेज में नहीं रहता, क्यों अचानक से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट या मैच्योरिटी होता है, और अगर हो गया है तो फिर ऑल थ्रू द लाइफ रिप्रोडक्टिव फेज में क्यों नहीं रहता, क्यों डिटोरिएशन होने लगता है बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस का, क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्या होता है रिस्पॉन्सिबल? सो इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रांजिशन, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स,
ट्रांजिशन बिटवीन फेजेस यानी जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंस इज मीडिएटेड थ्रू, हमने बहुत अच्छे से 11th में पढ़ा है स्टूडेंट्स, हॉर्मोन्स। प्यूबर्टी का क्या मतलब है? एफएसएचएलएच अचानक से राइज हो जाता है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलने लगते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएचएलएच रिलीज होते हैं, जिसके कारण से अचानक से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं और हम रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं। सो बेसिकली ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं एक से दूसरे फेज में, दे आर मीडिएटेड थ्रू हार्मोन्स। ऑफ कोर्स कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, बट मेन हार्मोन्स है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, क्यों कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्विच करते हैं, शिफ्ट करते हैं व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन अराइजेस, एंड व्हाट आर द 3 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल, और ये स्टेजेस मीडिएट कैसे करते हैं? थ्रू हार्मोन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम समझेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। सो फर्स्ट इज मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड सेकेंड विल बी, अगर एक मोनोकार्पिक है तो दूसरा जरूर पॉलीकार्पिक ही होगा। मोनो का मतलब 1, सिंगल, जो जिंदगी में एक बार फ्लावर और फ्रूट देते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, खत्म, लाइफ साइकिल खत्म, एक ही बार। सो दे फ्लावर, अब फ्लावर मतलब फ्रूटिंग भी हो जाएगा, फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम एंड देन सेनेसेंस एंड डेथ। मतलब कैसा सिस्टम चलेगा? जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर दिया, फ्लावर से फ्रूट बना, फ्लावर एंड फ्रूटिंग हुई, सेनेसेंस हुआ और डेथ हो गई, एक ही बार, वंस। क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। जुवेनाइल फेज जैसे ही फूल आया, रिप्रोडक्टिव फेज फ्रूट्स आए, फ्रूट्स गिरे, बुढ़ापा और डेथ। सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस, बिटवीन फेजेस, राइट? जैसे क्या एग्जाम्पल्स होंगे इसके? एग्जाम्पल्स जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं, ऑल एनुअल्स। एनुअल्स का मतलब अब आप जानते हो, जो विद इन अ ईयर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी पैदा हुए, जुवेनाइल फेज में गए, ग्रोथ करी, रिप्रोडक्शन में गए, फ्लावर दिया, फ्रूट बना, सेनेसेंस हुआ, डेथ हो गए, सब कुछ एक साल के अंदर अंदर हो गया। टिपिकल एग्जाम्पल्स हम जानते हैं, राइस, वीट, गेहूं, चावल एक्सेट्रा, ये आने चाहिए, सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी बाइनियल्स हैं, बाइनियल प्लांट्स मतलब जो 2 साल के अंदर अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जैसे गाजर, मूली, रेडिश, रेडिश, कैरेट, गाजर, मूली, हेल्बैन एक्सेट्रा। नाउ सम पेरिनियल्स, इसको मैं अभी यहां पर छोड़ देती हूं क्योंकि ज्यादातर पेरिनियल्स मतलब जो सालों साल रहते हैं, वो जनरली पॉलीकार्पिक होते हैं। आपने देखा होगा ना, मैंगो, आम, एक आम का पेड़ लगाइए, कई बार उसमें फूल और फल आते हैं, तब जाकर फिर वो बूढ़ा होता है और 200 साल उसकी करीब लाइफ स्पैन है, देन इट अंडरगो सेनेसेंस एंड डाइज, राइट? सो पॉलीकार्पिक का मतलब क्या है? फ्लावर, दे फ्लावर एंड ऑफ कोर्स फ्रूटिंग, दे फ्लावर रिपीटेड टाइम्स, मेनी टाइम्स in life span or in their lifetime, many times। अब इसको समझना, इसका क्या मतलब है? जुवेनाइल फेज हुआ, बर्थ हुई, जुवेनाइल फेज आया, रिप्रोडक्शन फेज आया, फर्स्ट रिप्रोडक्शन फेज फर्स्ट, तो पहली बार, फर्स्ट टाइम फ्लावर एंड फ्रूट आ गया। अब ये बूढ़े होके मर नहीं रहे हैं, एक गैप आएगा, फिर सेकेंड टाइम फ्लावर एंड फ्रूटिंग, फिर गैप आया, थर्ड टाइम फ्लावर एंड फ्रूटिंग, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लांट्स। एक टाइम आएगा जब इसकी फ्लावर फ्रूटिंग खत्म हो गई है, अब सेनेसेंस और फाइनली डेथ।
तो यहाँ पे क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, यहाँ पे बहुत बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो रही है। तो अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस, राइट। मोस्ट ऑफ या ऑलमोस्ट ऑल लिख सकते हैं हम, ऑल पेरिनियल्स, एक्सेप्शंस हैं कुछ जो मोनोकार्पिक है, वो हम अलग से पढ़ रहे हैं। ऑल पेरिनियल्स जैसे मैंगो, एप्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये तो जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस, ये तो हमने पढ़े हैं। इसे क्या कहोगे इस पीरियड को? दो फूलों के आने के बीच का पीरियड, चाहे फर्स्ट सेकंड के बीच हो, सेकंड थर्ड के बीच हो, थर्ड फोर्थ के बीच हो, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इस समय ये दो फ्लावरिंग पीरियड्स के बीच का समय है, या इस समय पर इस प्लांट ने रिकवरी करी है, फिर से सारा मटेरियल, फिर से वो पॉलिनेशन, सीड बनेगा, सब कुछ हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकवरी फेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग और रिकवरी फेज। और ये जो रिकवरी फेज है, ये आप क्या कहोगे? इसे जुवेनाइल कहोगे या मैच्योर फेज में है इस समय प्लांट? देखो इस समय रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं है, दिस इज नॉट रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज तो तब होता है जब फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो रही है, वो नहीं हो रही है तो इसे रिप्रोडक्टिव नहीं कह सकते, इसको सेनेसेंस भी नहीं कह सकते। क्या कहोगे? क्या इसे जुवेनाइल कहेंगे? बिल्कुल नहीं, जुवेनाइल तो इमेच्योर फेज होता है, पेड़ तो पूरा पक चुका है, मैच्योर तो है वो। सो इट इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर फेज ऑफ प्लांट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इंटर फ्लावरिंग, दो फ्लावरिंग के बीच का, और रिकवरी पीरियड और फेज इज पार्ट ऑफ मैच्योर फेज ऑफ प्लांट, is part of mature phase of plant, not juvenile phase. It is not a part of juvenile phase. क्यों कंफ्यूजन आता है वो भी मैं आपको बताती हूं। जनरली हम क्या सोचते हैं, ये रिप्रोडक्शन है, अब दोबारा रिप्रोडक्शन होना है तो उसके पहले जुवेनाइल होगा, तो जुवेनाइल रिप्रोडक्शन, फिर जुवेनाइल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता, जुवेनाइल तो खत्म हो चुका है जब पेड़ इमेच्योर था। अब ये इंटर फ्लावरिंग या जो रिकवरी फेज या रिकवरी पीरियड है, इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मैच्योर फेज। ऑलराइट, चलिए हम वापस से आते हैं बैक टू पवेलियन, बैक टू मोनोकार्पिक। सम पेरिनियल्स की बात मैंने की थी, यहां पर हमें एग्जाम्पल्स आने चाहिए जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हर वर्ड और लाइन नोट्स का क्वेश्चन है, एंड दैट इज बैम्बू स्पीशीज। सम बैम्बू स्पीशीज, कुछ बांस की, बैम्बू की स्पीशीज होती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूं आपको, लाइक बैम्बूसा टुल्डा, बम्बूसा टुल्डा, या मीनोकन्ना बैम्बोसॉइडियस, मीनोकन्ना बैम्बोसॉइडियस। ये बैम्बू की स्पीशीज है, ये 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है ये बैम्बू जो है। तो ये एनुअल या बाइनियल तो नहीं है, 1 साल या 2 साल में लाइफ कंप्लीट नहीं कर रहा है, 50 से 100 साल जिंदा रहता है। मान लो 100 साल जिंदा रह रहा है, तो क्या होगा? जुवेनाइल। ये 100 साल के पास 98-99 ईयर में जाकर रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा एक ही बार, मोनोकार्पिक है, और फिर मर जाएगा, पर 50 से 100 साल में। सो इट फ्लावर्स एंड बियर फ्रूट्स वंस इन 50 to 100 years and then senescence and then dies। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 50 से 100 साल के बाद, वंस इन या आफ्टर लिखती हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर 50-100 साल बाद, नहीं, इसकी लाइफ ही इतनी है, बस लाइफ के एंड में जाकर फ्लावर देगा, एक बार फूल देगा, फल देगा, और फिर मर जाएगा बूढ़ा होके। सो मोनोकार्पिक है बट एनुअल बाइनियल नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बैम्बू के ऊपर भी। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट की बात करेंगे जो हर 12 साल में फ्लावर एंड फ्रूट देता है। प्लीज नोट दिस।
नाउ स्टूडेंट्स, उसको डिस्कस करने के पहले ये मीनू ने, ये मीलो है, मीलो कन्ना बैम्बूसॉइडस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्लावरिंग एंड ऑफ कोर्स फ्रूटिंग हो जाएगा। सो फ्लावरिंग पैटर्न इन, दो लड़कियां हैं कुंथी एंड आना। सो कुंथी और आना, स्ट्रॉबेरी लाना, तो इसका नाम है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। मैंने इसे कैसे याद रखा था? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबी, लाना का लैंथस, कौन कौन? कुंथी एंड एना। सो कुंथी एना, स्ट्रॉबेरी लाना, सो स्ट्रॉबेरी लैंथस कुंथियाना, दिस इज हाउ आई रिमेंबर्ड इट। इसे नीला कुरंजी बोलते हैं, नीला कुरंजी। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली रीजन में मिलता है। हर 12 साल में इस पे फूल आते हैं और मास फ्लावरिंग शो करता है, यानी उस एरिया के जितने भी ये नीला कुरंजी प्लांट्स हैं वो एक साथ फूल देते हैं, बहुत खूबसूरत नीले रंग के, इसीलिए नीला कुरंजी। तो ऐसा लगता है कि वो हिल ट्रैक जो है वो पूरा का पूरा ना एक नीली वादी में बदल जाता है, ब्लू कलर का होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। बहुत विजिटर्स आते हैं इसको देखने के लिए। पिछली बार इसने सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिया था, तो अब कब देगा? 12 साल बाद, यानी 2018। एक्चुअली लास्ट ईयर दे चुका है, तो अभी तो आपका चांस मिस हो गया है, आपको और 12 साल वेट करना पड़ेगा। सो फ्लावर्स एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में फ्लावर देता है, एवरी 12 ईयर्स। शोज मास फ्लावरिंग, सारे क्वेश्चंस हैं मास फ्लावरिंग एक साथ, मतलब 2006 में सब ने दिए, फिर 2018 में सब देंगे। देखिए कैसी घड़ी लगी हुई है इनके अंदर, कैसी क्लॉक भगवान ने सेट करी है, नेचर ने। सो एवरी 12 ईयर्स फ्लावर्स देते हैं और ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, वेरी ब्यूटिफुल ब्लू फ्लावर्स, राइट। नाउ शोज मास फ्लावरिंग। नाउ लास्ट फ्लावरिंग कब हुई है? हमें तो यही याद रखना है, एनसीईआरटी में जो दिया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सितंबर अक्टूबर 2006 में लास्ट फ्लावरिंग शो हुई थी एंड दे कन्वर्ट हिली, ये पूछते हैं कहां कहां पर मिलते हैं ये हिली ट्रैक्स, ऐसा लिख देते हैं, हिली ट्रैक्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका and Tamil Nadu into blue stretches। इसीलिए इन्हें नीलगिरी हिल्स भी बोलते हैं, नीले रंग के हो जाते हैं नीलगिरी हिल्स। अगर आप साउथ के हैं तो आपको आई एम श्योर पता होगा इस बारे में। सो केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड attracts thousands of visitors। All right, so this is a very interesting flowering pattern in Strobilanthes kunthiana, Kunthiana strawberry lana. This is how I remembered। Every 12 years mass flowering, last flowering इनको convert कर देता है beautiful blue stretches में। Please note this। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ इंटरेस्टिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पर प्लांट्स को स्टडी करा। अब हम बात कर रहे हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट में से भी, इसको समझ लीजिए बस। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और ह्यूमन में अलग से रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 जो है। यहां तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, फंजाई, सभी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब में बहुत वेरिएशंस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमें पता है दिखने में, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, ये सब बहुत डिफरेंट होते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट बनते हैं, जैसे हमारे में ओवरी होती है, टेस्टिस होते हैं, ह्यूमन की बात करें। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एंथर्स, स्टेमन होता है या कार्पल पिस्टल होता है। सो स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात करें, किस सीक्वेंस में वो होता है, तो वो सब में सेम होता है। सब में पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं जिसमें गैमीट फॉर्म होता है, गैमीट का ट्रांसफर होता है सब में, चाहे लोअर प्लांट हो, लोअर एनिमल हो, लोअर हायर एनिमल हो, हायर प्लांट हो, कोई भी हो। फिर फर्टिलाइजेशन होता है गैमीट्स के बीच में और फिर उससे जाइगोट बनता है सब में,
और फिर उससे एम्ब्रियो बनता है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो जो पैटर्न इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो सब में कॉमन है, भले ही वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट है, भले ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डिफरेंट है, राइट? और ये इवेंट्स एक सीक्वेंस में होते हैं, तो यही हम लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सो देयर आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस अमंग organisms, amongst various organisms, right? Amongst organisms. Even reproductive structures जो form होते हैं, reproductive organs, reproductive structures or organs are different. एक algae, एक higher plant, एक higher animal, सब में different होंगे, but show, they all show similarities in events of sexual reproduction. Events, और ये एक सीक्वेंस में होते हैं, sequential events. ये इवेंट्स आर सीक्वेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सभी में, ऑल ऑर्गेनिजम्स में 3 इवेंट्स होंगे। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, इसे हम जूलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी चैप्टर को जब जूलॉजी के अंडर पढ़ाया है। देन फर्टिलाइजेशन होगा, यानी गैमीट्स का फ्यूजन, और फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी कुछ होगा जिससे कि न्यू अडल्ट फॉर्म होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सभी में ये 3 इवेंट्स होंगे सीक्वेंस में, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा नहीं कोई भी किसी में पहले हो रहा है। हमने वहां भी याद किया जूलॉजी में, प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होंगे। पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहेंगे गैमीटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे, और फिर गैमीट का ट्रांसफर होगा ताकि वो फ्यूज हो सके। सो देयर विल बी गैमीट ट्रांसफर। ये रटा होना चाहिए सब, बहुत सिंपल है वैसे भी। फर्टिलाइजेशन जहां फ्यूजन हो रहा है इसे सिनगैमी भी कहते हैं, यहां पे गैमेटिक फ्यूजन होगा, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। हम सबके मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम एंजियोस्पर्म्स में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जूलॉजी के अंडर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इनके कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और उसमें भी सबसे पहले बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन की, यानी गैमेटोजेनेसिस की। गैमीट फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट्स में मेल फीमेल गैमीट हो, हायर प्लांट्स में या ह्यूमंस में, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके डेफिनेशंस की, बेसिक टर्मिनोलॉजी की। जैसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ गैमीट्स, टाइप्स ऑफ गैमीट्स। नाउ गैमीट्स में 2 तरह के हो सकते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमीट दिखने में बिल्कुल एक जैसे मतलब ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की तरह, आप पहचान ही नहीं सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, सेम दिखते हैं, तो सेम के लिए हम क्या कह सकते हैं, होमो। सो दे आर कॉल्ड होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। तो दिखने में बिल्कुल सेम है, यानी कि द 2 फ्यूजिंग गैमीट्स, यानी एक मेल और एक फीमेल। अब एक्चुअली हम मेल फीमेल कह ही नहीं सकते, बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए मैंने फ्यूजिंग गैमीट्स लिख दिया। 2 फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली, यानी दिखने में सिमिलर। हमारे में ऐसा नहीं होता, आपने देखा है ना, ह्यूमन में तो एक स्पर्म होता है, एक एग होता है, बड़े अलग से अच्छे से पहचान आ जाते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट can't be distinguished। ये जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जैसे फंजाई में अगर हम बात करें तो एक फंजाई है सिनचाइट्रियम, इवन राइजोपस। ये नाम भूल भी जाओगे एक बार तो चलेगा, वैसे तो याद रखने हैं, बट एल्गी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये पढ़ेंगे क्लैडोफोरा।
इसका हम बनाएंगे अभी डायग्राम, क्लैडोफोरा, इवन यूलोथ्रिक्स। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें तो दोनों तरह के होते हैं, सेम वाले भी और डिफरेंट वाले भी। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा के मैं आइसोगैमीट्स बना के दिखाती हूं आपको, एनसीईआरटी में बने हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरह का गैमीट होता है, ये फ्लैजिला हो गए। समझ ही नहीं आता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, राइट? सो दीज आर आइसोगैमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा दैट आई हैव मेड, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। क्लियर? नाउ सेकेंड है, अगर अलग से आप देखकर ही पहचान लोगे कि ये मेल है ये फीमेल है, यानी इधर लिखती हूं मैं हेटेरोगैमीट्स। You can recognize just by looking at them. Please see here. So, male and female gametes are morphologically यानी दिखने में dissimilar, अलग अलग कह लीजिए, यहां पे नोट करें आप, morphologically, please see here, morphologically they are dissimilar, और you can say आप आसानी से पहचान सकते हो, यानी डिस्टिंक्ट। ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऐसे ही होते हैं। सो एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, सब में। मैं जो एग्जाम्पल बनाकर दिखा रही हूं जो हमारे कोर्स में है वो एक एल्गी का ही है, बट इसमें हेटेरोगैमीट्स है इस एल्गी, दैट इज फ्यूकस एल्गी। अलग से ही समझ में आएगा, ये है फीमेल गैमीट, ये इसका न्यूक्लियस है, राइट? दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फीमेल गैमीट, एग, और ये होता है इसका मेल गैमीट। अलग ही दिखता है, फ्लैजिलेटेड है, स्मॉल है। ऐसे ही ह्यूमन में, ये तो फ्यूकस के हो गए, ह्यूमन में भी आपको पता है ये एग है या ओवम है, और इस तरह से ये स्पर्म होता है, राइट? सो दिस इज स्पर्म। ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन गैमीट्स की। ऐसे ही स्टूडेंट्स हेटेरोगैमीट्स चाहे ह्यूमन के हो चाहे किसी भी प्लांट के हो, मेल गैमीट जो होता है उसे कहते हैं या तो स्पर्म, ये तो अपन जानते ही हैं, या एंथीरिडियम मेल के लिए। जनरली प्लांट्स में एंथीरिडियम यूज करते हैं, एनिमल्स में स्पर्म यूज करते हैं। और अगर फीमेल गैमीट है, क्योंकि अभी अलग अलग पहचान आ रहे हैं, तो इसे एग या ओवम कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हमने, यहां हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि यहां तो मेल फीमेल अलग अलग है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, होमोगैमीट में क्लैडोफोरा का डायग्राम और एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी में, और हेटेरोगैमीट में फ्यूकस, दिस इज ऑल्सो एन आल्गा, इसका है। प्लस ह्यूमन के भी बने हुए हैं डायग्राम, ये तीनों डायग्राम एक साथ दिए हुए हैं। अब मैंने इसके लिए क्या ट्रिक बनाई थी मैं आपको बताती हूं। मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो ये थी, आई एम सो ग्लैड दैट हीरो फोकस्ड ऑन मी, ये मेरी ट्रिक थी। आई एम सो ग्लैड दैट द हीरो फोकस्ड ऑन मी। नाउ आई एम सो को मैंने बनाया, इसमें से एम हटा दो तो आइसो हो गया, सो आइसोगैमीट, और ग्लैड को मैंने क्लैड कर दिया, सो ये बन गया क्लैडोफोरा। सो क्लैडोफोरा में होता है आइसोगैमीट, और हीरो मतलब हेटेरोगैमीट, ऐसा बनाया था मैंने, हेटेरोगैमीट, और फोकस मतलब इसको मैंने फ्यूकस कर दिया, तो फ्यूकस एग्जाम्पल है हेटेरोगैमीट का। So I'm so glad hero focused on me, isogamete cladophora and heterogamete fucus. This is how I remembered. कुछ भी करिए याद रखना है, प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस में हमने देखा दो टाइप के गैमीट्स हो सकते हैं, होमो या हेटेरोगैमीट्स। अब हम देखते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस या मियोसिस। सो सेल डिवीजन इन गैमीट फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस एक ही बात है। देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है, गैमीट तो हैप्लॉइड ही होता है, विदाउट एनी डाउट, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही मिलते हैं। सो गैमीट्स आर हैप्लॉइड, दैट मीन्स दे हैव वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिनोटेड बाय स्मॉल n। बट जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो डिप्लॉइड भी हो सकती है, वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, राइट? सो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, जिसमें भी बात कर रहे हैं,
वो हैप्लॉइड बॉडी हो सकती है या डिप्लॉइड बॉडी हो सकती है, राइट? सो बॉडी कैन बी हैप्लॉइड यानी N, और इट कैन बी डिप्लॉइड, जैसे हमारे में डिप्लॉइड होती है, हमारे में हर सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वी आर 2N। डिप्लॉइड की बात करें तो जितनी भी हायर प्लांट्स हैं, जैसे जो भी टेरिडोफाइट्स हैं, लेट्स राइट, देन जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, या हायर एनिमल्स हैं, इन सब की डिप्लॉइड बॉडी है। जबकि एल्गी की अगर हम बात करें, सम फंजाई की बात करें, सम एल्गी, सम फंजाई, सम ब्रायोफाइट्स की हम बात करें, तो इनकी हैप्लॉइड बॉडी है। अगर हैप्लॉइड बॉडी है और उससे गैमीट बनाना है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, तो क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस से बनेगा हैप्लॉइड गैमीट। तो गैमीट बनने के लिए जरूरी नहीं है हमेशा मियोसिस हो, हैप्लॉइड गैमीट बन गया। लेकिन अगर डिप्लॉइड है और हैप्लॉइड आपको चाहिए गैमीट, तो यहां पर आपको क्रोमोसोम नंबर को आधा करना पड़ेगा, यानी यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा थ्रू मियोसिस, उससे बनेगा 2N से N यानी हैप्लॉइड गैमीट। क्लियर? ये जो डिप्लॉइड सेल है जिससे हैप्लॉइड गैमीट बन रहा है थ्रू मियोसिस, उसे कहते हैं मियोसाइट। मियोसाइट, क्योंकि मियोसिस के थ्रू वो गैमीट बना रहा है, मियोसाइट, या वो गैमीट का मदर सेल है। सो गैमीट मदर सेल, ये मदर है ना गैमीट की, इसी से तो गैमीट बनेगा, राइट? तो व्हाट इज मियोसाइट? मियोसाइट जैसे स्पर्मेटोगोनियम, oogoनियम, जिससे स्पर्म और ओवम बनेगा, वो डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल हो गए या मियोसाइट हो गए। और ये सब क्या होंगे? डिप्लॉइड है, 2N होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमीट और मियोसाइट या गैमीट और गैमीट मदर सेल के बीच में क्या रिलेशन है? इसमें डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एज कंपेयर टू गैमीट। सो लेट अस राइट दिस इंफॉर्मेशन दैट गैमीट मदर सेल हैज डबल क्रोमोसोम नंबर एज कंपेयर्ड टू गैमीट। ये क्वेश्चन पूछते हैं, या आपसे पूछ लेंगे गैमीट में कितने हैं? हाफ ऑफ मियोसाइट, जितने मियोसाइट में उसके आधे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सपोज अपन राइस की बात करें, तो राइस में अगर मियोसाइट जो है, जो गैमीट बनाएगा, उसमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड है वो। तो जो गैमीट बनेगा राइस का, उसमें कितने होंगे? आधे, 12। या आप जैसे पी प्लांट की बात कर लो, तो 14 मियोसाइट में होते हैं, 7 गैमीट में होते हैं। ये एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आप वैसे भी क्रोमोसोम्स नंबर याद हो ही जाते हैं, एनिमल्स के तो हमने पढ़े भी थे। सो दैट टेबल इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि गैमीट में आधे हैं एज कंपेयर टू मियोसाइट, या मियोसाइट में डबल है एज कंपेयर टू गैमीट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें तो ठीक है, मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड गैमीट बने, फिर 2 हैप्लॉइड गैमीट ने आपस में फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। इसमें क्या होगा? क्या इसमें कभी मियोसिस नहीं होता? समझना, हैप्लॉइड एक ब्रायोफाइट है, इसने एक हैप्लॉइड गैमीट बनाया, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक और ब्रायोफाइट है हैप्लॉइड, इसने भी एक हैप्लॉइड गैमीट बनाया। सपोज ये मेल गैमीट बनाया, ये फीमेल गैमीट बनाया, दोनों गैमीट्स फ्यूज हुए तो डिप्लॉइड जाइगोट बना। लेकिन इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड। तो इस जाइगोट में अब मियोसिस होगा। सो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे शो जाइगोटिक मियोसिस, यानी मियोसिस इन जाइगोट। आया समझ में? ये शो कर रहे हैं गैमेटिक मियोसिस, गैमीट बनने के लिए इसमें मियोसिस हुआ है। यहां पर जब जाइगोट बन गया है तो उसमें मियोसिस होगा, क्योंकि गैमीट, 2 हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, लेकिन अडल्ट हमको हैप्लॉइड चाहिए, तो जाइगोट में अब मियोसिस डिवीजन होंगे, यानी दे शो मियोटिक जाइगोटिक मियोसिस। तो ऐसा नहीं है कि अगर हैप्लॉइड प्लांट या बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी है, तो उससे सिर्फ माइटोसिस ही हो रहा है, उसमें भी मियोसिस तो होता ही होता है। और यही हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता ही होता है,
चाहे वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम हो जाए, चाहे वो जाइगोट से जब अडल्ट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है तब हो, लेकिन होगा ही होगा। ऑलराइट, सो प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा गैमीट्स दो टाइप के हो सकते हैं, होमोआइसोगैमीट्स या हेटेरोगैमीट्स। हमने देखा कि गैमीट बनते टाइम माइटोसिस से भी गैमीट्स बन सकते हैं और मियोसिस से भी गैमीट्स बन सकते हैं। उसके भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमने समझे। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में माइटोसिस से बनेगा और बाकी सब में मियोसिस से बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स में सेक्सुअलिटी हम पढ़ चुके हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस भी कहते हैं और यूनिसेक्सुअल को डायोशियस भी कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम सब पढ़ चुके हैं। हम यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो आइए पहले हायर प्लांट्स की बात कर लेते हैं और फिर कुछ लोअर की कर लेंगे। हायर प्लांट्स में हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो फ्लावर होता है, और फ्लावर में आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है 4 वर्ल्स होते हैं। सबसे अंदर गाइनोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फिर कैलिक्स एंड कोरोला, दैट इज पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल पार्ट्स, कार्पल और एंथर, स्टेमन, दोनों एक ही फ्लावर में है, तो वो फ्लावर कैसा हो जाएगा? बायसेक्सुअल फ्लावर, राइट? सो बायसेक्सुअल फ्लावर कैसा हो गया स्टूडेंट्स? बोथ gynoecium and androecium present in same flower। ठीक है ना? जैसे कि 2 एग्जाम्पल्स हमें आने चाहिए, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, चाइना रोज। नेचुरली ये जो प्लांट है उस पर जितनी भी फ्लावर्स हैं वो सब में गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी या तो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फिर 2 तरह के होंगे। अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन है तो इन्हें कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर्स, ये भी यूनिसेक्सुअल है। और अगर सिर्फ पिस्टल, कार्पल, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट फ्लावर्स। ठीक है, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, सिंपल है समझना। लेट अस राइट क्विकली, ओनली स्टेमन प्रेजेंट, दैट मीन्स पिस्टल इज एब्सेंट, और यहां पर ओनली पिस्टल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहां पर स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट। अब समझना, एनिमल्स में तो सिंपल है, अगर सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल, और अगर दोनों मिलते हैं तो बाइसेक्सुअल, जैसे कि अर्थवर्म में भी होता है, कॉकरोच में भी होता है। कॉकरोच नहीं, कॉकरोच तो यूनिसेक्सुअल है, अर्थवर्म में। ऐसे ही मोनोइशियस और डायोशियस पेड़ का क्या मतलब है? देखिए, अगर एक प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं बट उनमें से कुछ ऐसे वाले फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे वाले फ्लावर्स हैं, दोनों एक ही पेड़ पर हैं, तो ये पेड़ कैसा हो गया? ये तो बाइसेक्सुअल हो गया ना, क्योंकि इस पेड़ के पास में, इस प्लांट पर स्टैमिनेटेड फ्लावर्स भी हैं और पिस्टिलेटेड फ्लावर्स भी हैं। सो दिस बिकम्स अ बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस प्लांट। सो मोनोइशियस प्लांट का मतलब है प्लांट, फ्लावर नहीं, अब प्लांट की बात कर रही हूं, जिस पर दोनों यानी बोथ स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स, आ रहा है समझ? रटना नहीं है। फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल। 2 टिपिकल एग्जाम्पल है, मैं भी अभी ट्रिक बताऊंगी, उससे अच्छे से रट जाएंगे। एक है कोकोनट, नारियल, और एक कुकुरबिता। ऐसा ही होते हैं इसमें। जबकि अगर वो प्लांट ऐसा है कि एक पेड़ पर सिर्फ स्टैमिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसके, और दूसरा पेड़ जो होगा उस पे सिर्फ पिस्टिलेटेड फ्लावर्स हैं, यानी एक पेड़ पर या तो स्टैमिनेटेड या तो पिस्टिलेटेड है, यानी वो पेड़ है यूनिसेक्सुअल, यानी कि डायोशियस। तो डायोशियस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है मेल और मतलब एनिमल्स और प्लांट्स में, इसलिए क्लियर किया है हमने। बाइसेक्सुअल फ्लावर तो कहानी अलग हो गई, वो तो पेड़ पे ऐसे फ्लावर्स है जिनमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बट
प्लांट को कब मोनोइशियस डाइशियस बोलते हैं, इस बेसिस पे बोलते हैं. सो यहां पर आइदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन वन प्लांट, जिसकी हम बात कर रहे हैं. इसके दो टिपिकल एग्जाम्पल हैं, बहुत क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पर. दैट इज डेट पाम एंड पपाया, पपीता, खजूर और पपीता. अब मैंने कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद किया था कि मेरी सिस्टर का नाम है दीपा. सो दीपा मतलब मेरी फ्रेंड की सिस्टर का नाम है. सो दीपा, और दीपा को मोनाको बिस्किट्स बहुत पसंद है, नमकीन वाले, मोनोको. मोनोको, दीपाज मोनोको. कैसे याद रखना है, दी मतलब डायोशियस प्लांट की बात कर रहे हैं. पा मीन्स पपाया, और पाम वो डेट पाम है एक्चुअली, हमने ऐसे याद कर लिया. दो एग्जाम्पल हो गए. अब मोनो मीन्स मोनोइशियस प्लांट, जिसपे ये मोनो, और को मीन्स कोकोनट या कुकुरबिता, इस तरह से. तो इससे आप याद रख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कैन बी स्टैमिनेटेड और पिस्टिलेटेड, एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव मोनोइशियस एंड डायोशियस प्लांट. दिस इज अबाउट हायर प्लांट सेक्सुअलिटी. नाउ वी विल एक्सप्लोर सेक्सुअलिटी इन सम लोअर प्लांट्स. प्लीज नोट दिस. तो आइए स्टूडेंट्स, लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनमें हम सेक्सुअलिटी को एक बार डिस्कस करते हैं कि इनमें कैसे मोनोइशियस डायोशियस कंडीशन नाम लेते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावर तो बन नहीं रहा है, दे आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पर हम इस तरह से डिवीजन नहीं कर सकते हैं. सो नाउ सेक्सुअलिटी इन लोअर प्लांट्स. यहां एक एग्जाम्पल से आपके कोर्स में आपको समझाया गया है, आपको भी बस उतना ही समझना है. पहले हम बात करते हैं मोनोइशियस की. मोनोइशियस मतलब बायसेक्सुअल, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही प्लांट पे होंगे. एग्जाम्पल यहां पे चारा का याद रखना है, विच इज एन एल्गी, इट्स अ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गा. इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में. इसमें क्या होता है समझना. जैसे ये इसकी स्टेम है, ठीक है, यहां पे नोड्स होंगे, नोड से ब्रांचिंग निकली, इस तरह से सभी नोड्स पर हम कुछ बना देते हैं इस तरह से. अब कोई भी एक ब्रांच को अपन यहां से कट करके देखते हैं कैसा दिखता है. ये ब्रांच है, ठीक है, ये मेन स्टेम होगी, यहां पर ये नोड होगा. नाउ इसमें इस ब्रांच पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है इस तरह से, और यहीं पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है. ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे oogoneum कहते हैं, या कुछ साइंटिस्ट इसे न्यूक्यूल भी कहते हैं. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लावर नहीं है इसमें कोई ऐसा, जबकि मेल में इसे एंथीरिडियम, क्योंकि हमने एंथीरिडिया कहा था ना, जो स्पर्म्स या एंथीरिडिया, सो दिस इज कॉल्ड एंथीरिडियम. और ये ग्लोब गोल गोल है, सो ग्लोब्यूल बाय सम साइंटिस्ट, राइट. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दोनों ही ऑर्गन्स जो हैं ये मल्टी सेल्यूलर है एंड जैकेटेड है. इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी है. जैकेटेड है, जैकेट से कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, व्हाटएवर. इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा लोअर प्लांट लाइक ग्रीन एल्गा, जिस पर एक ही स्टेम पे, एक ही नोड पे, एक जगह पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है. सो दिस इज मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल कह दीजिए. नाउ सेकेंड है एक एग्जाम्पल डायोशियस लोअर प्लांट का, जहां पर हम एक ब्रायोफाइट को स्टडी करेंगे, विच इज मर्चेंडियम, मर्चेंटिया, मर्चेंटियम. दिस इज अ ब्रायोफाइट, अगेन अ लोअर प्लांट. इनमें क्या होता है, मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है. जैसे सपोज ये मेल है,
मेल थैलस बॉडी है, ठीक है, ये एक फीमेल की थैलस बॉडी है, ये फीमेल थैलस बॉडी है. सो दिस इज मेल थैलस. अलग अलग है फीमेल थैलस, एक ही पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं मिलने वाले हैं. अब यहां पर एक स्टॉक है और इसके एंड पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. ऐसे ही यहां पर भी एक स्टॉक है और इसके एंड पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, इस स्टॉक को, मेल स्टॉक को कहेंगे, देखो जो मेल ऑर्गन है ये तो है एंथीरिडियम, एंथीरिडियम, और फीमेल को कहते हैं आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम. ये सब क्वेश्चंस आते हैं. ये तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडियम and this is female reproductive organ that is archegonium. बट ये जिस डंडी पे, जिस स्टॉक पे लगा हुआ है, जिसने इसको बियर किया है, इसे कह देंगे एंथीरिडियोफोर. फोर का मतलब टू बियर समथिंग, और यहां हो जाएगा आर्चिगोनियोफोर. आर्चिगोनियोफोर जो आर्चिगोनियम को बियर कर रही है वो स्टॉक या वो डंडी. This is the stalk bearing antheridium and this is the stalk bearing archegonium. तो मर्चेंटिया जो ब्रायोफाइट है उसमें अलग अलग मेल और फीमेल थैलस मिल रहे हैं और उनके ऊपर अलग अलग, एक थैलस मेल है, एक थैलस फीमेल, अलग अलग है, इस तरह से नहीं है. सो दे आर यूनिसेक्सुअल या डायोशियस. दिस इज हाउ यू क्लासिफाई. ऑलराइट, इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ और लोअर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो वहां पर होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक वर्ड भी यूज करते हैं. इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं. नाउ होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक, बस आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए. हेट्रोथैलिक बहुत सिंपल है. जब भी हम आइसोगैमीड्स की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीड्स की, अगर एक ही प्लांट से, जैसे म्यूकर फंजाई है, एक ही म्यूकर फंजाई से मेल और फीमेल दोनों आइसोगैमीड्स दोनों प्रेजेंट है, वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे होमोथैलिक बोल देंगे. और अगर अलग अलग है तो हेट्रोथैलिक बोल देंगे. सो आइसोगैमीड्स दैट इज मेल एंड फीमेल, दिखने में सेम है पर है तो अलग अलग ही ना. तो अगर वो दोनों गैमीड्स मतलब जेनेटिकली तो डिफरेंट है, आइसोगैमीड्स आर प्रोड्यूस्ड in same plant body, in same plant body. अब प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम फंजाई लिख रहे हैं ना, फंजाई कोई प्लांट थोड़ी ना है, ऑर्गेनिज्म बॉडी लाइक म्यूकर फंजाई. और हेट्रोथैलिक हो जाएगा जब एक ऑर्गेनिज्म से मेल वाला आइसोगैमीट निकले, दूसरे से फीमेल वाला आइसोगैमीट निकले, तो हेट्रोथैलिक हो जाएगा. ठीक है, सो जस्ट नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस. सो दैट्स ऑल अबाउट गैमेटोजेनेसिस. उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्ट्स हमने. टाइप्स ऑफ गैमीट्स पढ़े, आइसो एंड हेट्रो. हमने माइटोसिस मियोसिस दोनों से ही गैमीट्स बनते हैं, इसे समझा. हमने सेक्सुअलिटी पढ़ी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, मोनोसेक्सुअल फ्लावर क्या है, मोनोइशियस हायर प्लांट क्या है, डायोशियस हायर प्लांट क्या है, मोनोइशियस एंड डायोशियस लोअर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स को हमने समझा. अब हम बात करते हैं सेकेंड इवेंट की, प्री फर्टिलाइजेशन में ही गैमेट ट्रांसफर की. नाउ गैमेट ट्रांसफर जैसा कि ह्यूमंस में कॉप्यूलेशन के थ्रू होता है, हमने पढ़ा है. जब मेल जो पेनिस है दैट इज इंसेमिनेटेड इनटू फीमेल वजाइना एंड देयर इट डिपॉजिट्स द सीमन. यहां ऐसा नहीं है. ये डिपेंड करेगा कि जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है या इमोटाइल है. जैसे हायर प्लांट्स, जो सीड फॉर्मिंग प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें जो मेल गैमीट, देखो फीमेल गैमीट तो इमोटाइल ही होता है सब में, हमारे में भी सब में. अगर मेल गैमीट वहां पर इमोटाइल होता है, मेल गैमीट भी, तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट आता है और पोलन ट्यूब से फिर वो उसको ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर प्लेस किया जाता है और वहां पर फिर एग और उसका फर्टिलाइजेशन होता है. राइट. सो इंसेक्ट्स या विंड उन पोलन्स को लेकर आती है. इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इफ मेल गैमीट is
इमोटाइल, फ्लैजिलेटेड नहीं है, नॉन मोटाइल है या नॉन फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला से ही मोटिलिटी होती है, जैसा कि कुछ एक्सेप्शंस तो सब में ही होते हैं, बट एक मोटी मोटी बात करें तो जो सीड वाले प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनमें क्या होता है, मेल गैमीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू पोलन ट्यूब। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं यहां बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूं, आपको समझ ही नहीं आएगा। एंड देन इट इज ब्रॉट नियर द फीमेल गैमीट। सो बस पोलन ट्यूब याद रख लेना जब ये इमोटाइल है। नाउ मेल गैमीट अगर मोटाइल है, और अगर ये मोटाइल है स्टूडेंट्स, तो कोई ना कोई एजेंसी चाहिए जिसके थ्रू ये मूव करके जाएगा। जैसे हमारे स्पर्म्स भी तो सीमन में मूव करके जाते हैं, जो एक विस्कस सा फ्लूइड है। तो यहां पर जो मीडियम है, मैं यहां लिख देती हूं, मीडियम इज वाटर। थ्रू वाटर, पानी में, ये ज्यादातर एक्वाटिक ही हैं, पानी के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, देन सम फंजाई, and then all bryophytes and pteridophytes, इन सब में मोटाइल मेल गैमीट्स है, और वाटर के थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर मीडियम दे आर मीडिएटेड टू, एंड देन दे रीच द फीमेल गैमीट एंड देन दे फ्यूज एंड दे फर्टिलाइज। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ वील बिगिन टू द थर्ड, सेकेंड इवेंट एंड थर्ड। हमने दो पढ़ लिए, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, ये दोनों ही प्री फर्टिलाइजेशन है। अब मेल और गैमीट, फीमेल गैमीट पास पास आ गए हैं, अब होगा फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। और क्वेश्चन आता है कि सभी इवेंट्स में से, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में से सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इवेंट है? यही। अगर गैमीट से फ्यूज नहीं करे तो फिर आगे जाइगोट नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज द मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, राइट? और याद रखना भी बहुत आसान है। नाउ यहां पर गैमेटिक फ्यूजन होगा, गैमीट्स फ्यूज करेंगे, गैमेटिक फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, चाहे वो आइसोगैमीट्स हो तो भी उनका फ्यूजन होगा, और उससे फिर फॉर्म होगा जाइगोट। नाउ ये जो फ्यूजन है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, यानी मेल गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचेगा, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसा हमारे में भी होता है, या ये बाहर होगा, मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स पानी में बाहर छोड़े जाएंगे जहां वो फर्टिलाइज करेंगे। जैसा याद है आपको फिशेस, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, फ्रॉग में ऐसे ही होता है। सो दिस फर्टिलाइजेशन may occur inside the body, then it is called internal, and if it occurs outside the body, then it is called external. फटाफट लिख देते हैं, occurs outside body of organism, and this occurs inside the female body of organism. एक्सटर्नल में दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स बहुत नंबर में बनाए जाते हैं, उन्हें पानी में छोड़ा जाता है जहां पे वो मीट करते हैं। बहुत नंबर में इसलिए बनाए हैं, उसके दो कारण है, हमने जूलॉजी में भी डिस्कस किया था। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा डर होता है, खतरा होता है कि बाहर जो प्रेडेटर्स हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, तो हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए जाइगोट फॉर्मेशन की ज्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। सो बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर। और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें प्रेडेटर से खतरा रहता है, तो हो सकता है पहले डिस्ट्रॉय हो जाए, जाइगोट ना बने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? जबकि बॉडी के अंदर अगर मेल गैमीट्स पहुंच रहे हैं तो फीमेल गैमीट तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है बॉडी के अंदर, उसको तो ज्यादा नंबर में बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेल गैमीट्स बहुत सारे होने चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी रहे। जैसे याद है आपको, ह्यूमंस में भी तो एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एक जाकर एग, ओवम को पियर्स करके फर्टिलाइज करता है। सो यहां पर मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड
इन लार्ज नंबर। फीमेल गैमीट को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने की जरूरत भी नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। सो फीमेल गैमीट्स इन लेसर नंबर, जनरली 1-2, लेसर नंबर, ज्यादा प्रोटेक्टेड है, ज्यादा चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सभी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ऑल लिखा है मैंने, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बाकी हमने प्लांट्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स में पढ़ा है रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, उन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल की अगर हम बात करें जैसा बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, लेकिन अगर प्लांट्स में बात करें तो एल्गी, फंजाई, जनरली जो एक्वाटिक एल्गी हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमनली, क्योंकि पानी वाटर मीडियम रहता है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, राइट। सो दिस इज अबाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट पहला सेल है न्यू इंडिविजुअल का। सो प्लीज नोट दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, और अब जाइगोट आगे जो भी डिविजन शो करेगा, चाहे वो मियोसिस डिवीजन हो हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज वाले ऑर्गेनिजम्स में, या माइटोसिस हो, जो भी कुछ हो, वो फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ध्यान से समझना, ये है मेल गैमीट, ठीक है, सपोज स्पर्म है या एंथ्रीडियम है, जो भी है, ये फीमेल गैमीट है। इनका हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब भी हुआ, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हमें पता है, हमेशा, चाहे माइटोसिस से बने चाहे मियोसिस से बने। इससे बना जाइगोट, तो जाइगोट हमेशा क्या होगा, 2n यानी डिप्लॉइड। और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एम्ब्रियो में सारे ऑर्गन्स जो फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस, और उससे फिर न्यू इंडिविजुअल बन गया। तो कोई अगर पूछे कि न्यू इंडिविजुअल का पहला सेल कौन सा है, तो वो जाइगोट है। जाइगोट से हमारी शुरुआत हुई है, नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत हुई है। सो जाइगोट एक कड़ी है, एक लिंक है हमारी पेरेंट जनरेशन जिन्होंने गैमीट्स बनाए हैं और हमारे बीच में। सो जाइगोट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा डिप्लॉइड होगा, इट इज ऑलवेज अ डिप्लॉइड सेल, एंड इट इज अ वाइटल यानी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन पेरेंट जेनरेशन एंड ऑफस्प्रिंग जेनरेशन। दो जनरेशन, दो पीढ़ियों के बीच में ये वो कड़ी है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन को भी मोस्ट वाइटल इवेंट कहा था, एंड दिस इज ऑलवेज डिप्लॉइड, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि जाइगोट से अब कैसे नया इंडिविजुअल बनेगा, यानी जाइगोट की क्या किस्मत होगी, फेट ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ ये जो जाइगोट है, इसको जब एम्ब्रियो बनाना है, इस स्टेप को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जाइगोट में सेल डिविजन्स होंगे पहले, ताकि एक सेल से मल्टीपल सेल बने, और उसके बाद सेल का डिफरेंशिएशन भी होगा। ये क्वेश्चन आता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए दो इवेंट्स होंगे, सेल्स डिवाइड करेंगे फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन। डिवीजन से तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और फिर वो डिफरेंशिएट भी तो करेंगे कि किन से नर्वस टिश्यू बनना है, अगर एनिमल्स की बात करें किन से एपिथेलियल टिश्यू बनना है, किन से मस्कुलर टिश्यू बनना है, प्लांट्स की बात करें तो किससे जाइलम फ्लोएम कौन सा टिश्यू बनना है, वो सब कुछ। सो प्लीज नोट कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट में होंगे सेल डिवीजन फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन, और इससे बनेगा एम्ब्रियो, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और फिर एम्ब्रियोस में
ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा या मॉर्फोलॉजी का फॉर्मेशन होगा, जैसे मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, और उससे बनेगा न्यू इंडिविजुअल की पूरी अडल्ट बॉडी बन जाएगी। नाउ ये जो एम्ब्रियो है फॉर्मेशन है, ये हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, एनिमल्स में ओवी पैरस हो सकते हैं जो फाइनली एग ले करेंगे, जैसे बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या विवी पैरस हो सकते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं जैसे मैमल्स, या ओवो विवी पैरस हो सकते हैं जैसे मार्सुपिल, कंगारू वगैरह। ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे जाइगोट का फेट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है, ओवी पैरस, ओवो विवी पैरस या विवी पैरस। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि अंडा गिरेगा या ऐसा नहीं है। प्लांट्स में तो क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसमें जो ओव्यूल है फर्टिलाइज्ड, ओव्यूल के अंदर एग है, ठीक है, एग और स्पर्म यानी जो मेल गैमीट एंथ्रीडिया वो फ्यूज करेंगे तो उससे एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो कहां पर है, ओव्यूल के अंदर है। सो ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, और ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। सो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और ओवरी की जो दीवार है, वॉल है, वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगी जिसे पेरिकार्प कहते हैं। सो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प विच इज द फ्रूट वॉल। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, उसके अंदर क्या है, इनसाइड सीड एम्ब्रियो प्रेजेंट है जो फर्टिलाइज्ड एग है, और ये नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजिनेटर है। दिस इज द प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? सो ओवरी की वॉल बनी फ्रूट वॉल पेरिकार्प, ओवरी बनी फ्रूट, और फल के अंदर ही तो बीज होता है, सीड होती है, तो ओव्यूल हो गया सीड, और सीड के अंदर एक्चुअली क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है या एम्ब्रियो है। दिस इज इक्वल टू फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जाइगोट बना मतलब पहले और फिर फॉर्म होगा, राइट? यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि एल्गी में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, बाकी सब में होता है। सो आप इसको नोट करो, फिर हम उस पॉइंट को लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है ये एल्गी में एब्सेंट होता है। सो एम्ब्रियो फॉर्मेशन बाकी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स सब में होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट इन एल्गी। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। हमने क्या डिस्कस किया अभी तक स्टूडेंट्स? हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स, एनर्जी कंज्यूमिंग, स्लोअर मेथड है, बाय पेरेंटल है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फ्यूजन होता है, एवोल्यूशन में हेल्पफुल है, वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर होती है। इसी वेरिएशंस के कारण से लोअर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल से सेक्सुअल में शिफ्ट कर जाते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स। हमने पढ़े इसके 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट फॉर्मेशन, उसके अंदर टाइप्स ऑफ गैमीट्स, देन सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, देन सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने पढ़ा गैमीट ट्रांसफर। अगर मोटाइल है गैमीट एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में तो वहां पर, या टेरिडोफाइट्स में तो वहां पर वाटर के थ्रू गैमीट ट्रांसफर होगा। इमोटाइल है तो पोलन ट्यूब के थ्रू, जैसा जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में होता है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में। देन हुआ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस, ऑलवेज डिप्लॉयड। नाउ जाइगोट जो है इससे फिर होगा एम्ब्रियोजेनेसिस यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बट एम्ब्रियो फॉर्मेशन एल्गी में नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इन्हें एम्ब्रायोफाइट्स बोलते हैं बिकॉज इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, और फाइनली अडल्ट बन जाएगा। अब हमने जब बात की थी कि क्यों लोअर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल से सेक्सुअल में शिफ्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो मैंने आपसे कहा था इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और वो वेरिएशंस इन्हें हेल्प करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशंस को डील करने के लिए, बिल्कुल सही है। अब हम सेकेंड रीजन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। इन सम एल्गी एंड फंजाई यानी लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, इनमें जब जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट जो है
It is surrounded by thick wall, thick resistant wall, thick resistant wall. और ये जब तक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तब तक ये जाइगोट एक्ट एज रेस्टिंग स्ट्रक्चर. ये एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, रेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि टॉलरेंस टू स्ट्रेस. तो क्या हुआ इनमें? जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनेगा. और जाइगोट के चारों तरफ एक थिक रेजिस्टेंट वॉल बना लेंगे, और इस कंडीशन में ये बहुत आराम से रेस्ट कर सकते हैं और पूरा स्ट्रेसफुल कंडीशन को निकाल देंगे, और इसीलिए एम्ब्रियो नहीं बनेगा इनमें. और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, दे विल रिप्रोड्यूस बाय नॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय स्पोर फॉर्मेशन और व्हाटएवर. तो दो कारण है, एक तो जो वेरिएशंस आते हैं वो इन्हें टॉलरेंस टू स्ट्रेस देते हैं, और दूसरा कुछ एल्गी एंड फंजाई में जो जाइगोट थिक रेजिस्टेंट वॉल से सराउंड हो जाता है, उसके कारण भी ये शिफ्ट करते हैं फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल अनफेवरेबल कंडीशंस. तो इसके साथ ही हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म विच इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 12th के बेसिक्स को कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो टिल देन, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.